ठीक है जी, कौन से पेज पे थे हम? 2.7 चैप्टर 2 पढ़ रहे थे हम, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। कुछ डेफिनेशन पढ़ ली थी हमने, एक स्टैट्यूट की पढ़ ली थी, एक डॉक्यूमेंट की पढ़ ली थी, और किसकी पढ़ी थी? इंस्ट्रूमेंट, डीड, ये सब डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। फिर हमने थोड़ा सा पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन। कौन कौन सी थी इंटरप्रिटेशन? पहले बोलो लीगल एंड डॉक्ट्रिनल। लीगल के अंदर दो थी, कौन सी? ऑथेंटिक एंड यूजुअल। और डॉक्ट्रिनल के अंदर थी कौन सी? ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल। ऑथेंटिक का मतलब डायरेक्ट लेजिस्लेचर से पूछ लो, मतलब जिसने बनाया है उसी के पास चले जाओ कि तू बता दे जी, इसमें डाउट आ रहा है, क्या करना है इसके आगे। यूजुअल का मतलब कस्टम और केस लॉ से हम डिराइव करते हैं। ग्रामेटिकल का मतलब जो लिखा है वही। लॉजिकल का मतलब इंटेंशन में जाते हैं, वर्ड्स के बियॉन्ड चले जाते हैं। ठीक है जी। फिर हमने इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन वर्ड को समझा। कोई बताएगा इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस था? कोई नहीं बताएगा। खुशबू ने मना किया, बाकी बताएंगे। ये वही बच्चे हैं जो मना करते हैं, जो घर से पढ़ के नहीं आते हैं। बताओ जी, इंटरप्रिटेशन वर्सेस कंस्ट्रक्शन, क्या कोई भी नहीं पढ़ के आता है? सब सब अभी रीड कर रहे हैं। हाँ तो पहली क्लास ये बहाना सबसे बढ़िया है। मेरी तो पहली क्लास रिकॉर्डिंग आज भेजूंगा। आपको मैसेज नहीं आया इस बार रिकॉर्डिंग की? कई क्लासेस मिस हो गई आपकी। अच्छा, बोल दिया था। अच्छा हाँ जी, इंटरप्रिटेशन वर्सेस कंस्ट्रक्शन बताएगा कोई? हाँ, फिर भी कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन। क्या डिफरेंस है वो? इंटरप्रिटेशन वाइड टर्म होती है। नहीं ऐसा नहीं था। ये नहीं था वो, उसमें था इंस्ट्रूमेंट वर्सेस डीड के अंदर था वो। इंस्ट्रूमेंट वाइड टर्म है, डीड नहीं है। डीड इंस्ट्रूमेंट में ही इंक्लूडेड होती है। इंटरप्रिटेशन मतलब वो लॉजिकल भी हो सकती है, ग्रामेटिकल। देखो इंटरप्रिटेशन में हमने बोला था हम वर्ड्स पे फोकस करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम बियॉन्ड द वर्ड चले जाते हैं और इंटेंशन को देखते हैं। ये मेन डिफरेंस था, बाकी तो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। ठीक है जी। क्या डिफरेंस है? इंटरप्रिटेशन में हम वर्ड्स पे फोकस करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम बियॉन्ड द वर्ड जाके इंटेंशन को देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि देखो जब कोड के ऊपर है कि उसे इंटरप्रिटेशन करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है। अगर वर्ड से मीनिंग निकल जा रहा है तो कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, बियॉन्ड द वर्ड जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इन वर्ड से सही मीनिंग नहीं निकल रहा है तो हम बियॉन्ड द वर्ड जाएंगे और क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है जी। अभी आता है जी, व्हाई डू वी नीड इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। देखो इसके अंदर ना ऐसा कुछ पढ़ाने वाला है नहीं, आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि हमें इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन की नीड क्या है। आप बताओगे क्या नीड है। देखो कोई भी लॉ बना है, क्या लॉ मेकर बनाने वाला कौन है? कोई ह्यूमन बीइंग है। क्या ह्यूमन बीइंग एकदम से आगे के 100 साल सोच लेगा पूरे? या वो जो एक्ट बनाएगा क्या वो बिना गलतियों के बना देगा? कोई ना कोई एब्सर्डिटी तो आ ही जाएगी। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। तो यही इसके अंदर बार बार रिपीट कर करके घुमा घुमा के लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब जो इसमें पढ़ना है सीधा हम उस पे आ जाते हैं। अब ये जो मैं पेज छुड़ा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे पढ़ोगे नहीं, एक बार रीड जरूर करना। इसके अंदर एट द एंड क्रक्स ये मिलेगा आपको। आप आ जाओ पेज नंबर 2.9 से। ठीक है जी। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के ऊपर वाले पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। एज वी हैव नोटेड अर्लियर, इंटरप्रिटेशन में बी आइदर ग्रामेटिकल और लॉजिकल। ये हमने पीछे पढ़ लिया है। ग्रामेटिकल भी हो सकती है, लॉजिकल। ग्रामेटिकल का मतलब जो लिखा हुआ है उसी को आपको इंटरप्रेट करना है जी, वर्ड टू वर्ड इंटरप्रेट करना है। और लॉजिकल का मतलब बियॉन्ड द वर्ड जाके हम इंटेंशन को देखेंगे। ग्रामेटिकल और लिटरल इंटरप्रिटेशन कंसर्न इटसेल्फ विद द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन अ स्टैट्यूट एंड ओनली दैट। ग्रामेटिकल में हम क्या करते हैं? खाली वर्ड्स पे फोकस करते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जाते हैं। इन अदर वर्ड, द एम्फेसिस इन ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन इज ऑन व्हाट द लॉ सेज। तो जो लॉ बोलेगा वही हम इंटरप्रेट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। The logical interpretation on the other hand seeks to ascertain what the law means। और लॉजिकल में क्या होता है? हम क्या देखना चाहते हैं कि रियल में लॉ बोलना क्या चाह रहा है। वर्ड से ज्यादा हम किस पे चले जाते हैं? इंटेंशन की तरफ चले जाते हैं। नॉर्मली सबसे पहले कोड को कौन सी इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए, ग्रामेटिकल या लॉजिकल? ग्रामेटिकल ही करनी चाहिए। नॉर्मली ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन इज द ओनली अप्रोच टू बी अडॉप्टेड। कौन सी अप्रोच अडॉप्ट करनी है? ग्रामेटिकल। द कोड कैन नॉट एड टू और मॉडिफाई अ सिंगल वर्ड और फ्रेज यूज्ड इन एन इनेक्टमेंट। कोड कोई भी वर्ड को ना अमेंड कर सकता है, ना मॉडिफाई कर सकता है, ना
ऐड कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ये काम किसका है? लेजिस्लेचर का है। किसका है? लेजिस्लेचर का। लॉ बनाने का काम किसका है? उसमें कुछ एडिशन डिलीशन कौन करेगा? लेजिस्लेचर। तो कोर्ट ये काम नहीं करेगा। कोर्ट कौन सी इंटरप्रिटेशन करेगा? ग्रामेटिकल। लेकिन अगर वर्ड क्या हो जाए? एम्बिग्यूअस हो जाए, वहां पे कोई एब्सर्डिटी आ रही है, तो वो कहाँ चला जाएगा? ग्रामेटिकल को छोड़ के लॉजिकल की तरफ चला जाएगा। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटा, सेनेंटिया, एक्सपोजिटोर, नॉन इंडिजेट। क्या मतलब है इसका? क्लियर वर्ड नीड्स नो एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी। तो इसको याद कैसे करना है? मुंह से याद करना है। मुंह से याद नहीं करते, दिमाग से याद करते हैं, मुंह से बोलते हैं। देखो ये जो एब्सोल्यूटा लिखा है ना, तो इसको हम एब्सोल्यूट पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट वर्ड्स अगर कोई है तो उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए जी, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तो एब्सोल्यूट को, एब्सोल्यूटा को क्या पढ़ लो आप? एब्सोल्यूट पढ़ लो। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एब्सोल्यूटा सेनेंटिया को एक्सप्लेन करो, तो आप कनेक्ट कर सकते हो कि ये क्या है? एब्सोल्यूट लिखा हुआ है। लेकिन अगर वो ये फ्रेज ना लिखे और वो क्वेश्चन किस पे दे दे? ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन पे। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन को एक्सप्लेन करो, तो अगर आप ये फ्रेज लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो याद तो करना पड़ेगा। लेकिन मैंने देखा है कि वो जहां तक है ना, ये वर्ड्स खुद डायरेक्ट दे देता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर में से, और ऐसा कोई वर्ड लिख के दे देगा आपको, कोई लैटिन मैक्सिम लिख के दे देगा और कहेगा इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है जी। However, where the grammatical interpretation leads to a manifest absurdity or is logically flawed. Flawed का मतलब कमियां, वो हम यूज करते हैं ना, फ्लॉज है इसमें, फ्लॉज है बहुत सारे। तो अगर कोई कमियां हैं लॉ के अंदर, द कोर्ट कैन अडॉप्ट द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। तो कोर्ट किसकी तरफ जाएगा? लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की तरफ जाएगा। ठीक है जी। पहले कौन सी इंटरप्रिटेशन? ग्रामेटिकल, वर्ड बाय वर्ड। लेकिन अगर एब्सर्डिटी है तो लॉजिकल। और ग्रामेटिकल के लिए वर्ड क्या है? एब्सोल्यूटा। एब्सोल्यूटा। ठीक है जी, उससे याद कर लेना। The court can adopt the logical interpretation that will advance the true purpose or intention of the legislation rather than reduce it to futility. जब कोर्ट लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करेगा तो कौन सी वाली करेगा? जिससे कि जो लेजिस्लेशन का इंटेंशन था उसको बढ़ावा दे। जब लॉ बनता है तो क्या लॉ मेकर की कोई इंटेंशन होती है? नहीं होती है कि लॉ क्यों बनाया गया है। Where there are two construction reasonably applicable to a provision, one which is mechanical and based on the rules of grammar, while the other is vibrant and more in tune with the basic intention of the act, the latter shall be preferred to the former. अगर दो इंटरप्रिटेशन आ रही है, एक क्या है ग्रामर के हिसाब से और दूसरी क्या है इंटेंशन के हिसाब से, तो कौन सी प्रेफर करोगे? इंटेंशन वाली। लेकिन सबसे पहले कौन सी करनी है? ग्रामेटिकल। एब्सर्डिटी है और दो मीनिंग आ रहे हैं, तो किस पे चले जाओ? इंटेंशन वाले पे चले जाओ और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कर दो। क्या यहाँ तक समझ आ रही है कहानी? बट वेयर द लॉ इज क्लियर, अगर लॉ क्लियर है कौन सी इंटरप्रिटेशन करोगे? ग्रामेटिकल। वेयर द लॉ इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, द कोर्ट शैल कंस्ट्रू इट बेस्ड ऑन द स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल मीनिंग। ठीक है जी। चलो नीचे का पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार वही रिपीटेशन हो रही है। अब आ जाते हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। अब कुछ रूल्स है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है जी रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। जो वर्ड हम बार बार बोलते हैं लिटरली, लिटरली मतलब सब यूज करते होंगे, किसी ना किसी को बोलते होंगे लिटरली। नहीं बोलते? बोलते हो? हाँ, जिसको कम इंग्लिश आती हो तीन चार वर्ड यूज कर ही लेता है। एक तो लिटरली, एक या, और क्या होता है? लेजिट, और कुछ ऑफ कोर्स। हाँ तो अगर लिटरल बोल रहे हैं तो मतलब क्या है लिटरल का? मतलब जो है, जो लिखा हुआ है वो ही पढ़ना है। तो क्या ये ग्रामेटिकल नहीं हो गया? बिल्कुल। लिटरल कंस्ट्रक्शन मतलब ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। द फर्स्ट एंड प्राइमरी रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज दैट intention of the legislature must be found in the words used by the legislature itself. तो आप intention कहाँ ढूंढोगे? words के अंदर ही ढूंढोगे। Thus, if the words of a statute are capable of one construction only, then it would not be open to the court to adopt any hypothetical construction on the ground that such hypothetical construction is more consistent with the alleged object and policy of the act. अगर word का एक meaning आ रहा है और वो clear है, तो कोर्ट के पास कोई राइट नहीं है कि यहाँ पे कोई दूसरा मीनिंग निकाले। ठीक है जी। कोर्ट ये नहीं बोलेगा मेरे को लग रहा है इंटेंशन के हिसाब से कुछ और हो सकता है। अगर वो क्लियर मीनिंग दे रहा है तो आपको क्लियर ही अडॉप्ट करना है। इसी को क्या बोलते हैं? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। इट इज अ कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन, अंडरलाइन कर लो कार्डिनल, that a statute must be constituted literally and grammatically, giving the words their ordinary and natural meaning. तो आपको कैसे पढ़ना है एक्ट को? जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके ग्रामेटिकल मीनिंग दो, उनके ऑर्डिनरी मीनिंग दो और नेचुरल मीनिंग दो।
Therefore, the language used in the statute must be construed in a grammatical sense. The correct course is to take the words themselves and arrive, if possible, at their meaning without references to the cases in the first instance. तो पहले इंस्टेंस पे आपको कोई केस लॉ रेफर नहीं करना है, कोई कस्टम रेफर नहीं करना है, आपको क्या रेफर करने हैं? ओनली एंड ओनली वर्ड्स। जो वर्ड्स का मीनिंग आ रहा है वो मीनिंग उनको दो और इंटरप्रिटेशन करो। इसी को क्या बोलते हैं? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। क्लियर है जी कहानी? if the phraseology of a statute is clear and unambiguous, अगर clear and unambiguous है तो कौन सी इंटरप्रिटेशन करोगे? लिटरल करोगे जी, ठीक है जी। Then it would not be correct to extrapolate these words out of their natural and ordinary sense. When the language of a statute is plain and unambiguous, it is not open to the court to adopt any other hypothetical construction simply with a view। क्या रिपीटेशन है या नहीं है? बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। थर्ड पैराग्राफ पे आ जाओ इसी पेज पे। दिस प्रिंसिपल इज कंटेन इन द लैटिन मैक्सिम एब्सोल्यूटा सेनेंटिया एक्सपोजिटो नॉन इंडिजेट। क्या ये हमने पीछे पढ़ा था? प्लेन वर्ड रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन। पीछे क्या लिखा हुआ था? क्लियर वर्ड। सो क्लियर और प्लेन सिनोनिम्स एक साथ यूज कर सकते हो, ठीक है जी। चलो जी एक एग्जांपल है, एक बार मैंने देखा इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। व्हेन वी टॉक ऑफ डिस्क्लोजर of the nature of concern or interest, financial or otherwise, of a director or a manager of a company in the subject matter of a proposed motion, refer to in section 102 of the Companies Act। कौन सा सेक्शन है ये? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। कौन सा बात कर रहा है 102? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। सुमित सोना नहीं है? हाँ, सेक्शन 102 कौन सा है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या करते थे हम? डायरेक्टर के जो इंटरेस्ट वगैरह थे वो हम एक्सप्लेन करते थे ना एक्सप्लेन। अब यहाँ पे बात आती है कि उसके अंदर जब डायरेक्टर का इंटरेस्ट एक्सप्लेन करना है तो आपको कितना इंटरेस्ट एक्सप्लेन करना है। इस वर्ड को आप नैरो पढ़ोगे या ब्रॉड पढ़ोगे? अब डायरेक्टर का इंटरेस्ट बताना है तो क्या हर तरीके का इंटरेस्ट बता देना है या कुछ कुछ बताने हैं? नैरो पढ़ोगे या वाइड पढ़ोगे? एक बार ना मैं पहले ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ लेना चाहिए, एक पैराग्राफ छूट गया है, उसके बाद पूछते हैं आपसे। समटाइम्स ओकेजन मे अराइज when a choice has to be made between two interpretation, one narrower and the other wider or bolder। आपके पास दो चॉइस है, या तो नैरो या फिर वाइडर। In such a situation, if the narrower interpretation would fail to achieve the manifest purpose of the legislation, one should rather adopt the wider one। अगर आप नैरो इंटरप्रिटेशन कर रहे हो और उससे जो पर्पस था लेजिस्लेशन का वो अचीव नहीं हो रहा है तो कौन सी वाली करोगे आप? वाइडर वाली करोगे। अब क्वेश्चन आता है जी सेक्शन 102 में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डायरेक्टर का इंटरेस्ट बताना है तो हमें क्या इसको नैरो पढ़ना चाहिए या हमें इसे वाइडर पढ़ना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल नैरो पढ़ना चाहिए। देखो एक डायरेक्टर है उसका कुछ इंटरेस्ट है, मान लो छोटा मोटा 2% शेयर होल्डिंग है, 3% है, 4% शेयर होल्डिंग है। क्या वो बताए या ना बताए? क्या अगर वो बता देगा तो कुछ घट जाएगा उसका? अगर वो नहीं बताएगा तो क्या शेयर होल्डर का नुकसान हो सकता है? नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो इंटरप्रिटेशन आपको लेजिस्लेचर का इंटेंट समझना चाहिए, यहाँ पे आपको ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट हो तो आपको वो डिस्क्लोज करना चाहिए। तो सेक्शन 102 की एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है? ब्रॉडर करनी है, ठीक है जी। वी हैव टू इंटरप्रेट इट इन इट्स ब्रॉडर सेंस ऑफ रेफरिंग टू एनी कंसर्न, कोई भी कंसर्न हो और इंटरेस्ट containing any information and fact that may enable member to understand the meaning, scope and implication of the item of business। तो मेंबर की अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट हो, कोई भी कंसर्न हो, वो डिस्क्लोज करना चाहिए सेक्शन 102 की एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है जी कहानी। What is required is a full and frank disclosure without reservation or suppression। कोई भी चीज आपको दबा के नहीं रखनी है, एकदम फ्रैंक होके आपको सब कुछ बता देना है, ठीक है जी। As for instance, where a son or daughter of or a father or mother or a brother or sister is concerned in any contract or matter, the shareholder out fairly to be informed of it। तो अगर डायरेक्टर का भाई, डायरेक्टर की बहन, डायरेक्टर की मम्मी, डायरेक्टर का पापा, कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो आपको 102 के अंदर डिक्लेरेशन देनी चाहिए कि यहाँ कौन नहीं आया। आप थोड़ी और ब्रॉडर कर दो और स्पाउस भी कर दो। क्या स्पाउस करीबी नहीं है उसकी? बिल्कुल करीबी है, तो उसका भी बताना। करीबी नहीं है या करीबी जो भी हस्बैंड वाइफ व्हाटएवर, द शेयरहोल्डर आउट फेयरली टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ इट एंड द मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज्ड टू देम। हियर अ रेस्ट्रिक्टेड नैरो इंटरप्रिटेशन वुड डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ द डिस्क्लोजर। अगर आप नैरो इंटरप्रिटेशन करोगे तो क्या होगा जी? पर्पस डिफीट हो जाएगा।
तो जब भी नैरो और वाइडर आ रही है तो आपको क्या देखना है, पर्पस देखना है जी, लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन था, उसके हिसाब से आपको लगानी है। अगर नैरो से डिफीट हो रहा है तो कौन सी लगा दो, ब्रॉडर लगा दो। अब जब इन्होंने एग्जाम्पल ये दिया है तो इसके अलावा किसी पे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगर इन्हें लिटरल कंस्ट्रक्शन पूछना होगा केस स्टडी में तो यही एग्जाम्पल वापस रिपीट होगा। ठीक है जी। सेक्शन 102 डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। ठीक है जी। जब भी ऐसी कनेक्टिविटी बनती है कंपनीज एक्ट के साथ में, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा कंपनीज एक्ट पढ़ा है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये कनेक्टिविटी आनी चाहिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। Similarly, when a matter which should have been but has not been provided for in a statute cannot be supplied by court, as to do so would amount to legislation and would not be construction. कोई बताएगा इन 3 लाइनों का मतलब? तीन लाइनों का मतलब था पूरे, कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं था, छोटा सा 3 लाइनें, गिने चुने 25 से 30 वर्ड। और कंस्ट्रक्शन कौन सी करनी है, लिटरल कंस्ट्रक्शन। हाँ हाँ बिल्कुल जी, एकदम सही कहा। अगर स्टैट्यूट के अंदर, एक्ट के अंदर कोई वर्ड मिसिंग लग रहा है कोर्ट को, क्या लग रहा है इसमें ये वर्ड नहीं है, तो क्या कोर्ट को वो वर्ड ऐड कर देना चाहिए? नहीं, ये काम कौन करेगा ऐड करने वाला, लेजिस्लेचर। इसको हम क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट से हुआ है काम। क्या कोर्ट कर सकता है अमेंडमेंट? कौन करता है अमेंडमेंट, जिसने लॉ को बनाया है, लेजिस्लेचर। तो कोर्ट ये काम नहीं करेगा। कोर्ट क्या कर सकता है, कंस्ट्रक्शन कर सकता है खाली। द रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन कैन बी रीड एंड अंडरस्टैंड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग, नेचुरल एंड ग्रामेटिक मीनिंग। सबसे पहले कौन सा मीनिंग देना है आपको, यही देना है, नेचुरल एंड ग्रामेटिकल। इसको क्या बोलते हैं हम, लिटरल कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, कहानी यहाँ तक, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल 2 पढ़ते हैं सीधा। इन अ क्वेश्चन before the court whether the sale of bitter leaves was subject to sales tax, the Supreme Court held that bitter leaves could not be given the dictionary, technical or botanical meaning when the ordinary and natural meaning is clear and unambiguous. Being the word of everyday use, it must be understood it in popular sense by which people are conversant with it, and also the meaning which the statute dealing with the matter would attribute to it. Therefore, the sale of bitter leaf was liable to sales tax. एक्ट कौन सा है जी, सेल्स टैक्स की बात कर रहा है। कौन से टैक्स की बात कर रहा है? सबसे पहले बिटर लीव्स क्या होती है, देखो ये अगर आप 5-6 लाइनें पढ़ोगे आपको केस लॉ समझ नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। यहाँ पे बिटर लीव्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए बिटर लीव्स होती क्या है। पत्तियां होती है जी, क्या होती है, पत्तियां। इनसे मेडिसिन बनती है, क्या बनती है, मेडिसिन बनती है। अब सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ था, एक लिस्ट दी हुई है। हाँ, पहले हुआ करता था, अब नहीं है। तो उसके अंदर एक लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट के अंदर वेजिटेबल्स को एक्सक्लूड किया हुआ था। किसको एक्सक्लूड किया हुआ था, वेजिटेबल्स को एक्सक्लूड किया हुआ था। रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ। हाँ, वेजिटेबल्स को एक्सक्लूड किया हुआ था कि अगर वेजिटेबल्स की सेल परचेज हो रही है सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। उसी लिस्ट के अंदर बिटर लीव्स को भी एक्सक्लूड किया हुआ था, बिटर लीव्स को भी डाला हुआ था कि बिटर लीव्स की भी अगर सेल परचेज हो रही है तो सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। बाद में लॉ मेकर ने बिटर लीव्स को उस लिस्ट से हटा दिया, बिटर लीव को क्या करा, हटा दिया वहां से। अब बिटर लीव पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अब ये बंदा बिटर लीव्स बेच रहा था, देखो ये मेडिसिन नहीं बेच रहा है, क्या बेच रहा है, पत्तियां ही बेच रहा है। क्या पत्तियां वेजिटेबल में डालें या ना डालें, इंक्लूड करें या ना करें? कोर्ट हुआ। अब कोर्ट के आगे केस आ गया है तो कोर्ट से पूछा गया क्या बिटर लीव्स को वेजिटेबल की डेफिनेशन में डाल के इसको सेल्स टैक्स से बाहर करे या ना करे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेल्स टैक्स एक्ट मतलब किसी भी चीज की सेल हो रही है उस पर क्या लगेगा, सेल्स टैक्स लगेगा। उस एक्ट के अंदर एक लिस्ट थी कि किसके किसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, वेजिटेबल्स। क्या लिखा हुआ था, वेजिटेबल। उसी लिस्ट में एक नाम और लिखा हुआ था, वो क्या था, बिटर लीव्स। लॉ मेकर ने बाद में अमेंडमेंट करी, बिटर लीव्स को वहां से हटा दिया। बिटर लीव्स को क्या करा, वहां से हटा दिया। अब क्या बिटर लीव्स को
जब सेल कर रहे हैं इस पे सेल्स टैक्स लगाएं या ना लगाएं? लगना चाहिए। क्या इसको वेजिटेबल की डेफिनेशन में डाल दें? तो यहाँ पे जो पार्टी है वो क्या बोल रही होगी, इसको वेजिटेबल की डेफिनेशन में डालो और हम सेल्स टैक्स नहीं देंगे। कोर्ट ने क्या कहा? लॉ की लैंग्वेज क्लियर है। लॉ की लैंग्वेज क्या है? क्लियर है। और ये क्लियरिटी आई कहां से? लेजिस्लेचर ने जब बिटर लीव्स को लिस्ट से हटाया, तो भाई हटाया क्यों? इसीलिए तो हटाया क्योंकि उसके ऊपर क्या लगाना था? टैक्स लगाना था। तो इसलिए सेल्स पे बिल्कुल पहले स्पेसिफिकली मेंशन था, वहां से हटा दिया गया, तो हम वेजिटेबल की डेफिनेशन में नहीं डालेंगे। वेजिटेबल को देंगे उसका कौन सा मीनिंग? ग्रामेटिकल, ऑर्डिनरी, नेचुरल मीनिंग। और वेजिटेबल का ऑर्डिनरी नेचुरल मीनिंग क्या है? सब्जियां। और बिटर लीव सब्जियां। वेजिटेबल का मीनिंग नहीं है सब्जियां। तो ट्रांसलेशन और मीनिंग में, हाँ तो मीनिंग क्या होता है? हाँ मतलब वेजिटेबल का डेफिनेशन एक अलग। आप एग्जांपल सुनना चाहिए, ये मेरे से एग्जांपल सुनना चाह रही है, ये सुनना चाह रही है गाजर, मूली, अदरक, वो सब नहीं बोलना चाहिए। नहीं, गलत बोल रहा हूँ मैं। हाँ, क्लाउड का मीनिंग नहीं है बादल। यार हम अगर मीनिंग मांगते हैं गूगल से, वो क्या देता है? यही बताएगा वो। क्लाउड का मीनिंग बादल नहीं बताता, डेफिनेशन लिख के दे देता है पूरी। ठीक है जी, चलो जी। दोनों बताता है। चलो जी ठीक है, जो भी। अब एक बार केस लॉ को वापस पढ़ेंगे। इन अ क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वेदर द सेल ऑफ बिटर लीफ वाज सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स, क्या बिटर लीव्स पे सेल्स टैक्स लगाएं या ना लगाएं? आप इसके साथ में लिख लो कि पहले लिस्ट में इंक्लूडेड था, फिर लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया, वरना वो जो मैंने कहानी बताई उसका कोई रेलेवेंस नहीं होगा। आज तो आपको याद है, कल मैं ही पूछूंगा तो आप भूल चुके हो। The Supreme Court held that bitter leaves could not be given the dictionary technical or botanical meaning when the ordinary and natural meaning is clear. जब bitter leaves का natural meaning clear है तो dictionary meaning देने की जरूरत नहीं है। Being the word of everyday use, it must be understood in its popular sense by which people are conversant with it. Also the meaning which the statute dealing with the matter would attribute to it. तो bitter leaves vegetable की definition में नहीं आती। क्या bitter leaves को vegetable में डालते हैं कभी भी? Natural meaning में नहीं डाल रहे तो नहीं है। ठीक है जी। तो वेजिटेबल्स में वो नहीं आएगी। और जो ये पार्टी थी रामा अवतार, ये क्या कहना चाह रहा था कि बिटर लीव्स को वेजिटेबल्स की डेफिनेशन में डाल दो। ठीक है जी, कहानी यहाँ तक। टेक्निकल वर्ड्स आर टू बी अंडरस्टूड इन अ टेक्निकल सेंस। अगर कोई टेक्निकल वर्ड लिखा हुआ है तो उसको कैसे पढ़ोगे जी? टेक्निकल सेंस में पढ़ोगे। अगर ऑर्डिनरी वर्ड है तो कैसे पढ़ोगे? नेचुरल मीनिंग, ऑर्डिनरी मीनिंग। लेकिन अगर टेक्निकल वर्ड है तो टेक्निकल सेंस में पढ़ना है। दिस पॉइंट ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन इज दैट टेक्निकल वर्ड्स आर अंडरस्टूड इन द टेक्निकल सेंस ओनली in construing the word practice in the Supreme Court Advocate Act. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एक्ट है जिसमें एक वर्ड यूज हुआ है प्रैक्टिस। अब इस प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या डाल दोगे? मतलब एडवोकेट की प्रैक्टिस, तो एडवोकेट प्रैक्टिस में क्या क्या चीज डाले? नहीं, एडवोकेट जब प्रैक्टिस कर रहा है तो वो क्या काम कर रहा है? केस लड़ना। क्या इसमें अपीयर होना है या नहीं है? पार्टी के लिए अपीयर होगा नहीं होगा? तो क्या प्रैक्टिस में सारी चीजें आएंगी नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी। तो यही कहना चाह रहा है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट प्रैक्टिस ऑफ लॉ जनरली इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ बोथ फंक्शन ऑफ एक्टिंग एंड प्लीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी। पार्टी के बिहाफ पे एक्ट भी करेगा और पार्टी के बिहाफ पे प्लीड भी करेगा। नहीं, आपने अगर एक एडवोकेट को अपॉइंट करा है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट के हिसाब से, अब एडवोकेट प्रैक्टिस करेगा तो क्या आपके लिए प्लीड करेगा नहीं करेगा कोर्ट के आगे? क्या आपके बिहाफ पे एक्ट करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो प्रैक्टिस वर्ड को आपको टेक्निकल सेंस में पढ़ना है। इसमें क्या आ जाएगा? एक्टिंग भी आ जाएगा, प्लीडिंग भी आ जाएगा। व्हेन लेजिस्लेचर confers upon an advocate the right of practice in a court, it is legitimate to understand that expression as authorizing him to appear and plead as well as to act on behalf of the suitors in that court. तो वहां पे वो क्या करेगा? अपीयर भी होगा और प्लीड भी करेगा। ठीक है जी कहानी, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जब वर्ड प्रैक्टिस आया है तो अब प्रैक्टिस को उसकी ऑर्डिनरी मीनिंग दे या टेक्निकल मीनिंग दे? टेक्निकल। और प्रैक्टिस का टेक्निकल मीनिंग क्या है? अपीयर होना भी और प्लीड करना। वो बोलते हैं ना प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी, तो वो बोलेगा एडवोकेट नहीं जी इसने कोई काम नहीं किया, इसने कोई कर्मकांड नहीं किया, वो बिल्कुल ऐसा बोलेगा। ठीक है जी, चलो जी। अब ये हो गया हमारा लिटरल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। लिटरल का मतलब जो वर्ड्स लिखे हुए हैं बस उसी से इंटरप्रिटेशन आपको करनी है। किससे इंटरप्रिटेशन करनी है? वर्ड से। वर्ड के बियॉन्ड नहीं जाना है। कोर्ट कभी भी कोई नया वर्ड ना डालेगा ना मॉडिफाई करेगा, क्योंकि ये काम किसका है? लेजिस्लेचर का है।
अगर और नेचुरल मीनिंग देना है किसको, ऑर्डिनरी वर्ड को, ऑर्डिनरी वर्ड को कौन सा मीनिंग देना है, नेचुरल। टेक्निकल वर्ड को कौन सा मीनिंग देना है, टेक्निकल। ठीक है जी कहानी। अगर कहीं पे नैरो या बोल्ड इंटरप्रिटेशन आ रही है तो जो पर्पस है उसको देखो और उसके हिसाब से अगर बोल्ड की जरूरत है तो वाइडर इंटरप्रिटेशन कर दो। हाँ तो हम लिटरल कंस्ट्रक्शन ही तो पढ़ रहे हैं। देखो बोला ना इंटरचेंजेबली यूज करेंगे, पहले बोल दिया आपको। फिर आप बोल रहे हो कंस्ट्रक्शन वाइड एटम, वाइड एटम नहीं है। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रू मीनिंग ढूंढना, खाली वर्ड से नहीं, वर्ड से बाहर जाके भी ट्रू मीनिंग को ढूंढना। ठीक है जी, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। अगला क्या आ गया जी, अब कौन सी कंस्ट्रक्शन है, रीजनेबल। लॉजिकल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लॉजिकल। और सबसे पहली एक लाइन लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड ऑफ अ स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड at res magis valeat cum perit, meaning thereby that words of a statute must be construed as to lead to a sensible meaning। कैसे कंस्ट्रक्ट करना है आपको कि उससे कोई सेंसिबल मीनिंग आ जाए। लेकिन आप इसके ऊपर कब जाओगे, जब ग्रामेटिकल नहीं लगेगा, जब एब्सर्डिटी आएगी, जब कोई एम्बिग्यूअस है वर्ड। क्या है, एम्बिग्यूअस है, अनक्लियर है, तो कौन सी इंटरप्रिटेशन करो, सेंसिबल। अब इस वर्ड को कैसे याद करना है, कर ही लोगे बिल्कुल। क्या दिख रहा है इसमें, मैगी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मैगीज। मैगीज को हम क्या पढ़ सकते हैं, मैगी। मैगी कैसी होती है, सेंसलेस, ऐसे जिगजैग जिगजैग उलझी हुई होती है, नहीं होती है। जब उलझी हुई होगी तो कौन सा मीनिंग दोगे, सेंसिबल। तो मतलब वर्ड अगर उलझे हुए हैं तो आपको कौन सा मीनिंग देना है, सेंसिबल देना है। आपको लिटरल कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, कौन सी करनी है, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। पहले कौन सा वर्ड था, एब्सोल्यूटा, तो उसको हमने क्या पढ़ा था, एब्सोल्यूट। अब मैगीज है तो मैगीज को क्या पढ़ेंगे, मैगी। मैगी जिगजैग जिगजैग होती है तो सेंसिबल मीनिंग। ठीक है जी, चलो जी। मीनिंग देयरबाय दैट द वर्ड ऑफ अ स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड सो एज टू लीड टू अ सेंसिबल मीनिंग। जनरली द वर्ड्स और फ्रेजेस ऑफ अ स्टैट्यूट आर टू बी गिवन इन द ऑर्डिनरी मीनिंग। इस लाइन से क्या समझ आता है मुझे, लिटरल कंस्ट्रक्शन। ऑर्डिनरी मीनिंग देना है तो लिटरल कंस्ट्रक्शन। इट इज ओनली व्हेन द वर्ड्स ऑफ एन इनएक्टमेंट आर कैपेबल ऑफ टू कंस्ट्रक्शन। अगर दो कंस्ट्रक्शन आ रही है, that is there is a scope for interpretation or construction, then the interpretation which further the objects can be preferred to that which is likely to defeat or impair the object or policy। अगर दो इंटरप्रिटेशन आ रही है तो कौन सी इंटरप्रिटेशन पिक करोगे, लॉजिकल वाली। और लॉजिकल कौन सी होती है, जो उस एक्ट के ऑब्जेक्टिव को बढ़ावा दे रही है। किसको बढ़ावा दे रही है, एक्ट के ऑब्जेक्टिव को, तो वो वाली आपको पकड़नी है जी। और जो बढ़ावा नहीं दे रही है उसको छोड़ देना। क्लियर है कहानी, चलो जी। Similarly, when the grammatical interpretation lead to a manifest absurdity, then the court shall interpret the statute so as to resolve the inconsistency and make the enactment a consistent whole। जब आप मॉड्यूल 2 क्यों लेके आए हो, कौन सा है, मॉड्यूल 1 लेके आए हो। This principle is based on the rule that words of a statute must be construed reasonably so as to give effect to the enactment rather than reduce it to a futility। तो आपको जब भी एम्बिग्यूटी आ रही है, एब्सर्डिटी आ रही है, कौन सी वाला पकड़ना है, जिससे ऑब्जेक्टिव को बढ़ावा मिल रहा है। This principle is contained in the Latin maxim interpretatio fienda est ad res magis valeat cum periet। In short, statute should be construed grammatically। ये वाला जो लैटिन मैक्सिम है ये किसके लिए है, ग्रामेटिकल मीनिंग के लिए। किसके लिए है, ग्रामेटिकल मतलब लिटरल कंस्ट्रक्शन के लिए है। Thus when grammatical interpretation lead to certain absurdity, अगर ग्रामेटिकल में एब्सर्डिटी है तो कौन से पे आओगे, तो लॉजिकल पे आओगे और सेंसिबल मीनिंग दोगे। अगर ग्रामेटिकली ही क्लियर है तो आपको लिटरल कंस्ट्रक्शन ही करनी है। क्लियर है जी कहानी यहाँ तक, और ये भी है एब्सोल्यूटा भी था, ये भी है। अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी क्योंकि इंटरप्रिटेटिव फिंडा एस अस रेस मैगिस इसके अंदर भी आ गया। तो अब भाई थोड़ी मेहनत कर लेना और वरना खुद ढूंढ लो कुछ इसके अंदर ऐसा। चलो एक बार देखते हैं कौन एकदम से ढूंढ पाता है कुछ इसके अंदर। नहीं वहां पे वर्ड लिखा हुआ है लिटरल कंस्ट्रक्शन। हाँ हाँ इस पे इंटरप्रिटेटिव है लेकिन लिटरल के आगे भी तो कंस्ट्रक्शन ही लिखा हुआ है। कितना कर लोगे, चलो अपना अपना सब बना लेना। ये वाला कौन से में जाएगा, ये लिटरल कंस्ट्रक्शन की ही बात कर रहा है। और लॉजिकल की कौन सा बात करता है, लॉजिकल कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा लैटिन मैक्सिम है, ये मैगिस वाला। कौन सी वाला, मैगिस वाला। इसका आधा कर दो, सही कह रहे हो जी, इसका आधा कर दो। अट रेस से पहले इंटरप्रिटेटिव
interpretatio fuenda est ut. Thus when grammatical interpretation lead to absurdity, ये हमने पढ़ लिया, एक लाइन को अंडरलाइन कर लो, this is also called the golden rule of interpretation. तो अगर क्वेश्चन आ जाए golden rule of interpretation को एक्सप्लेन करो, तो कौन सा एक्सप्लेन करोगे? लॉजिकल इंटरप्रिटेशन या लॉजिकल कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी, या उसको हम क्या बोलते हैं? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. बस नीचे वाले पैराग्राफ में वापस रिपीट है, आपको कौन सी वाली इंटरप्रिटेशन कब करनी है? इंटरप्रिटेशन जब दो कंस्ट्रक्शन आ रही हो और दो में से कौन सी पिक करनी है जिससे ऑब्जेक्टिव को बढ़ावा मिले. चलो जी, अगला आ जाता है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. कौन सी कंस्ट्रक्शन है? हार्मोनियस. हार्मोनियस का अपोजिट क्या होता है? लड़ाई, कंफ्लिक्ट. कंफ्लिक्ट का अपोजिट क्या है? हार्मोनियस. तो जहां पे लड़ाई हो, जहां पे कंफ्लिक्ट हो, वहां पे क्या करना है? हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करनी है. लड़ाई किसके बीच में हो सकती है? दो प्रोविजंस के बीच में. किसके बीच में? दो प्रोविजन के बीच में. देखो, अगर कोर्ट के बीच में लड़ाई हो रही है, क्या कोर्ट के बीच में लड़ाई हो सकती है? पहली बात तो ये, वहां पे वो एक हिरार्की चलती है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, उसके नीचे हाई कोर्ट, तो वहां कोई लड़ाई वाली बात नहीं होती. हार्मोनियस का मतलब जब लड़ाई है दो प्रोविजन के बीच. तो जब दो प्रोविजन के बीच में लड़ाई है तो कैसे इंटरप्रिटेशन करनी है? हार्मोनियस. उनकी लड़ाई को खत्म करना है. और ऐसा भी तो हो सकता है प्रोविजन कुछ और बोल रहा है और जो हमारे एक्ट का ऑब्जेक्टिव है वो कुछ और जा रहा है, तो ये भी लड़ाई हो गई. तो आपको बताया जाएगा इस लड़ाई को कैसे रिजॉल्व करवाना है. तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना सिखाएंगे. It is a recognized rule of interpretation of a statute and deed that the expression used therein should ordinarily be understood in a sense in which they best harmonize with the object of the statute. तो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या कहता है कि इंटरप्रिटेशन किस हिसाब से करो कि वो ऑब्जेक्ट के साथ हार्मोनी कर ले. किसके साथ हार्मोनी कर ले? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मतलब उस एक्ट को बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, उसके साथ हार्मोनी कर ले प्रोविजन, उस हिसाब से इंटरप्रिटेशन करनी है. हाँ, मोटिव को देख के, मोटिव जो था लॉ बनाने का, मोटिव को किसके साथ हार्मोनी कर दो? जो प्रोविजन आप पढ़ रहे हो, इन दोनों के बीच में हार्मोनी ले. द अपोजिट ऑफ हार्मोनी इज कंफ्लिक्ट. दिस रूल इज अप्लाइड व्हेन देयर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन टू प्रोविजन ऑफ अ स्टैट्यूट. जब भी दो प्रोविजंस के बीच में लड़ाई होगी तो क्या लगेगी? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. Similarly, this rule comes to our aid when there is a conflict between the provision of a statute and the object. तो दो जगह लगता है हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन. पहली क्या हो गई? जब किसके बीच में कंफ्लिक्ट हो? पहले तो बोलते हैं दो प्रोविजंस के बीच में, और दूसरा ऑब्जेक्ट और प्रोविजन के बीच में. तो जो सेक्शन पढ़ रहे हैं और उससे अगर ऑब्जेक्ट के बीच में लड़ाई हो रही है, किसके इंटरेस्ट है? हाँ, तो ये बोलेंगे इंटरेस्ट नहीं, मीनिंग बोलेंगे. दोनों में मीनिंग में कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो क्या लगाएंगे? हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन लगाएंगे. बिल्कुल, अभी दिखाऊंगा आपको एग्जांपल के साथ कैसे कंफ्लिक्ट हो सकता है. हाँ. Thus, where an expression is susceptible of a narrower technical meaning as well as a popular meaning, the court would be justified in assuming that the legislature used the expression in the sense which would carry out its object. अगर एक वर्ड आ गया है जिसका टेक्निकल मीनिंग भी है, जिसका पॉपुलर मीनिंग भी है, अब आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके हिसाब से उसका मीनिंग पिक करना पड़ेगा. अगर टेक्निकल मीनिंग से ऑब्जेक्ट के साथ में लड़ाई हो रही है तो आप वो पिक नहीं कर सकते हो. तो आपको किस पे जाना चाहिएगा? पॉपुलर मीनिंग पे जाना पड़ेगा. जो भी ऑब्जेक्ट के साथ हार्मोनी कर ले उस वाले मीनिंग को पिक कर लेना. इसको क्या बोलते हैं? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. कोड में नहीं बैठना है, लेकिन इंटरप्रिटेशन के रूल्स काम आते हैं. ठीक है जी. Which would carry out its object and reject that which render its invalid. क्लियर है जी कहानी? तो अगर दो प्रोविजंस के बीच में लड़ाई है या एक प्रोविजन और ऑब्जेक्ट के बीच में लड़ाई है तो क्या करनी है आपको? हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करनी है. एक वर्ड के दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं, एक टेक्निकल है, एक पॉपुलर है. कौन से वाला लोगे? जो ऑब्जेक्ट के साथ हार्मोनी करेगा. किसके साथ हार्मोनी करेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट के साथ हार्मोनी करेगा. इट इज अ बेसिक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कार्डिनल रूल. कार्डिनल कौन सा था? लिटरल. फिर हमने पढ़ा गोल्डन रूल. गोल्डन कौन सा था? लॉजिकल. कौन सा था? लॉजिकल. अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? बेसिक रूल. That if it is possible to avoid a conflict between two provisions on a proper construction, then it is the duty of the court to construe them that they are in harmony with each other. जब भी दो प्रोविजन के बीच में लड़ाई हो तो कैसे इंटरप्रिटेशन करो?
कि दोनों की लड़ाई खत्म कर दो। कैसे इंटरप्रिटेशन करो? दोनों की लड़ाई खत्म कर दो। कैसे लड़ाई? दोनों पॉइंट पे आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ दोनों प्रोविजन की लड़ाई हो रही है। ऑब्जेक्ट और एक प्रोविजन की लड़ाई में कैसे करो? ऑब्जेक्ट को ले जाओ। लेकिन अगर दोनों प्रोविजन की लड़ाई हो रही है तो कैसे इंटरप्रिटेशन करो कि दोनों की कंप्लाइंस हो जाए? तो हम एक पॉइंट बोलते हैं हमेशा, क्या? स्पेसिफिक विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल। क्या बोलते हैं हम? स्पेसिफिक विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल। इसी को क्या बोलते हैं? हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। एक पॉइंट और बोलता हूं मैं कि हमेशा अगर दो दो प्रोविजन है, एक के अंदर थोड़ी लीनियंट कंप्लाइंस है, एक में स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस है, तो कौन सी वाली कर लो? स्ट्रिक्ट वाली करोगे तो दोनों की कंप्लाइंस अपने आप हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं? हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। The statute must be read as a whole, and every provision in the statute must be construed with reference to the context and other clauses in the statute. So make a statute a consistent enactment and not reduce it to a futility. जब भी किसी प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तो पूरे एक्ट को देखते हुए उसकी इंटरप्रिटेशन आपको करनी चाहिए. But where it is not possible to give effect to both the provision harmoniously, collusion may be avoided by holding that one section which is in conflict with another merely provide for an exception or a specific rule different from the general rule contained in the other. पहले तो कोशिश क्या करो कि हर प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन किसके हिसाब से करो? पूरे एक्ट के हिसाब से. लेकिन अगर हो ही नहीं पा रही है, दो एकदम अड़ गए हैं, तो क्या मान लो? या तो ये उसकी क्या है? एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन होता है क्या है? उल्टा है. उसको एक्सेप्शन मान लो, या क्या करो? स्पेसिफिक की कंप्लाइंस कर दो और बोल दो वो दूसरे वाला क्या था? जनरल था. ठीक है जी. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और कंपनीज एक्ट में लड़ाई हो एक बैंकिंग कंपनी के लिए, तो क्या करो? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को कंप्लाई कर लो. क्यों? क्योंकि आप स्पेसिफिक को कंप्लाई कर रहे हो. इसको क्या बोलते हैं? हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन. इसको क्या बोलते हैं? हम वो इंश्योरेंस एक्ट का भी एग्जांपल डाल सकते हो. ठीक है जी. A specific rule will override a general rule. कौन override करेगा? Specific rule हमेशा general rule को override करेगा. This principle is usually expressed by the maxim. Maxim कौन सा है? Generally a specialibus non-derogant. तो यहाँ से तो बहुत क्लियरली आ रहा है, स्पेशल वर्ड भी आ रहा है और जनरल वर्ड भी आ रहा है. स्पेसिफिक विल ओवरराइड द जनरल रूल. ठीक है जी. एक प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन करनी है तो कैसे करो? पूरे एक्ट के हिसाब से. किसके हिसाब से करो? पूरे एक्ट के हिसाब से. लेकिन अगर दो प्रोविजन एकदम ही लड़के बैठ गए हैं, दोनों में कन्फ्लिक्ट हो गया है, तो क्या करो? या तो मान लो कि एक एक्सेप्शन है, या फिर क्या करो? स्पेसिफिक विल ओवरराइड द जनरल. ठीक है जी. बट रिमेंबर दैट दिस रूल कैन बी अडॉप्टेड ओनली व्हेन देयर इज अ रियल एंड नॉट मेयरली अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजन. तो ये रूल कब लगेगा? जब सच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है. खाली अपेरेंट है, मतलब दिखने से लग रहा है कन्फ्लिक्ट है, रियल में नहीं है, तो आप ये नहीं लगाओगे. ठीक है जी. Where the words of a statute on a reasonable construction thereof admit of one meaning, only then such natural meaning will prevail. The court shall not attempt an interpretation based on equity and harmonious construction. अगर एक ही मीनिंग आ रहा है तो ये हार्मोनियस हार्मोनियस कुछ भी नहीं लगाना है, लिटरल कंस्ट्रक्शन लगाओ, कहानी खत्म कर दो. ये बाकी सब लगते ही कब है? लॉजिकल कब लगता है? जब दो मीनिंग आ रहे हैं. अगर एक ही मीनिंग आ रहा है तो क्या लॉजिकल लगाने की जरूरत है? नहीं, आप लिटरल लगाओ. ठीक है जी. यहाँ तक कहानी. बढ़े आगे. चलो जी आगे बढ़ते हैं. अब कुछ वर्ड्स आ रहे हैं जो आप बार बार कंपनी एक्ट में पढ़ते भी थे, आज उनका देख लेते हैं रियल मीनिंग होता क्या है. ठीक है जी. कौन कौन से वर्ड आएंगे? सब्जेक्ट टू, नॉटविथस्टैंडिंग, विदाउट प्रिजुडाइस टू. ठीक है जी. चलो स्टार्ट करते हैं. सब्जेक्ट टू. द इम्पैक्ट ऑफ द वर्ड सब्जेक्ट टू. कोई बताएगा सब्जेक्ट टू का मतलब क्या था? सब्जेक्ट टू ऐसे लिखा रहता था जैसे सेक्शन 4 आपने पढ़ लिया, सेक्शन 5 में लिखा हुआ गया सब्जेक्ट टू सेक्शन 4. आपको सेक्शन 4 का ध्यान रखना है. जब भी सब्जेक्ट टू लिखा हुआ है तो आपको उस प्रोविजंस का ध्यान रखना है, उसको ओवरराइड आप नहीं कर सकते हो. हाँ, जो लिखा हुआ है ना सब्जेक्ट टू सेक्शन 4, तो सेक्शन 4 का हमेशा ध्यान रखना है. ये नहीं है कि सेक्शन 5 की आपने कर दी इंटरप्रिटेशन, सेक्शन 4 को ध्यान रखते हुए ही करोगे. The impact of word subject to when used in a provision is that when the same subject matter is covered by that provision and by another provision or enactment subject to which it operate and there is a conflict between them, then the latter will prevail over the former. तो ऐसे लिखा हुआ है सेक्शन 5 is subject to section 4 और 5 और 4 में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा?
4 जीतेगा। कौन जीतेगा? सेक्शन 5 इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 4। तो सेक्शन 5 को हमेशा किसका ध्यान रखना है? सेक्शन 4 का ध्यान रखना है। तो सेक्शन 5 सेक्शन 4 से छोटा है। लेटर विल प्रिवेल। कौन सा प्रिवेल करेगा? लेटर। और लेटर कौन सा आ रहा है? देखो अगर काउंटिंग में देखो 1 2 3 4 5 तो 5 आ रहा है लेटर, लेकिन मैंने कैसे बोला है? सेक्शन 5 इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 4। तो कौन सा लेटर है? 4 है ना लेटर। तो लेटर विल प्रिवेल ओवर द फॉर्मर। क्लियर है जी? तो सब्जेक्ट टू में क्या है? जब भी सब्जेक्ट टू लिख दिया है तो जिसका भी सब्जेक्ट टू लिखा है वो लेटर वाला प्रिवेल करेगा हमेशा। उन दोनों की लड़ाई हुई तो जिस लड़ाई में कौन जीतेगा? लेटर वाला। This limitation cannot operate when the subject matter of the two provision is not the same. Thus, a clause that use the word subject to is subservient to another. Subservient to another का मतलब छोटा। Subservient का मतलब क्या होता है? छोटा। Thus, a clause that uses the word subject to is subservient to another. तो जिस clause में subject to लिखा हुआ है वो clause क्या हो गया? छोटा हो गया। किससे? जो आगे लिखा हुआ है उससे। तो लेटर वाला हमेशा प्रिवेल करेगा। बिल्कुल चाइल्ड पेरेंट की तरह हो गया। सब्जेक्ट टू समझ आई थी कहानी? एग्जाम्पल दिया हुआ है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एनी चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी shall be subject to the provision of subsection 2 and 3 of section 4। तो सेक्शन 13 बड़ा या सेक्शन 4 बड़ा? सेक्शन 4 बड़ा। हमेशा सेक्शन 4 का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी सेक्शन 13 की कंप्लाइंस कर रहे हो। और ये जो लगता है सब्जेक्ट टू, क्या ये रिलेटेड प्रोविजंस में लगेगा? नहीं लगेगा, या कहीं पे भी लगा देंगे? ये रिलेटेड में ही लगेगा। सेक्शन 13 में भी कोई ना कोई चेंज की बात हो रही होगी और 4 के अंदर क्या है? नेम ऑफ चेंज ऑफ नेम की बात हो रही है। ठीक है जी? एंड शैल नॉट हैव effect except with the approval of CG in writing। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। implies के लिए हुआ है this implies that any change in the name of the company has to in accordance with the provision of section 4। तो अगर चेंज ऑफ नेम कर रहे हो तो सेक्शन 4 का जरूर ध्यान रखना। ठीक है जी? कहानी यहाँ तक सब्जेक्ट टू समझ आ गया? तो हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन में क्या सब्जेक्ट टू यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है? जब भी सब्जेक्ट टू आया तो हम समझ जाएंगे लेटर वाला बड़ा है, पीछे वाला छोटा है। चलो जी अगला आता है नॉट विथस्टैंडिंग। इसको मैं क्या बोलता हूँ? बाढ़ में जाए। मैं क्या बोलता हूँ इसे? बाढ़ में जाए। तो जो भी लिखा हुआ है नॉट विथस्टैंडिंग सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 4 कहाँ गया? बाढ़ में गया। इग्नोर कर देना जी उसको, इससे बड़ा नहीं है वो, ये सबसे बड़ा है जहां नॉट विथस्टैंडिंग लिखी है। A clause that begin with the word notwithstanding anything contained is called a non-obstant clause। इसको हम क्या बोलते हैं? Non-obstant clause। Unlike the subject to clause, notwithstanding clause has the effect of making the provision prevail over the other। तो subject to का उल्टा क्या हो गया? Notwithstanding। अगर मैंने सेक्शन 5 में लिख दिया notwithstanding anything contained in section 4 तो क्या मतलब हुआ? सेक्शन 5 बड़ा है, सेक्शन 4 गया बाहर में, उसको छोड़ दो। ठीक है जी? When this term is used and the clause will prevail over the other provisions mentioned therein। तो अगर ये वर्ड लिख दिया है तो जो अदर प्रोविजन है वो क्या गया? बाहर में गया, उसकी कंप्लाइंस करने की जरूरत नहीं। क्लियर है कहानी? अभी जो नॉट स्टैंडिंग क्लॉज है ना, ये 4 लेवल पे चलता है। कितने लेवल पे चलता है? 4 लेवल पे। पहला क्या कह रहा है? नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन अनदर सेक्शन और सबसेक्शन ऑफ दैट स्टैट्यूट। मतलब सेक्शन 5 में पढ़ने जा रहा हूँ, सेक्शन 5 में लिखा हुआ है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 4। तो ये क्या हो गया? पहला लेवल। ये कौन सा लेवल है? पहला लेवल। मतलब जब भी सेक्शन 5 पढ़ रहे हो, सेक्शन 4 गया बाहर में, पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आता है दूसरा लेवल, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन अ स्टैट्यूट। अब मैं फिर से सेक्शन 5 पढ़ रहा हूँ, लैंग्वेज क्या है? नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन कंपनीज एक्ट 2013। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 गया बाहर में। अगर सेक्शन 5 की कंप्लाइंस कर रहे हो तो आपको कोई भी प्रोविजन देखने की जरूरत नहीं है, खाली किसको पढ़ो? सेक्शन 5 को पढ़ो और कंप्लाइंस कर दो। बिल्कुल जो लॉ में लैंग्वेज लिखी उस हिसाब से पढ़ना है आपको। अगर लॉ ने लिख दिया एनीथिंग कंटेन इन स्टैट्यूट तो पूरा स्टैट्यूट गया बाहर में। फिर आता है तीसरा, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन स्पेसिफाइड सेक्शन और ऑल प्रोविजन कंटेन इन अनदर स्टैट्यूट। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। तो कौन बाहर में गया? SCRA बाहर में गया। सेक्शन 5 जब आप पढ़ रहे हो तो आपको SCRA देखने की जरूरत नहीं। ठीक है जी? और लास्ट आता है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। या हमने क्या लिख दिया? नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ
फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, मतलब सारे एक्ट गए भाड़ में। सेक्शन 5 हो गया, अलग से पढ़ना है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई इसको ओवरराइड नहीं कर सकता है। जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था उसमें ये लैंग्वेज लिखी हुई थी, नॉट स्टैंडिंग एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। तो कोई भी लॉ नहीं देखना है आपको, क्या देखना है, खाली आईबीसी का वो सेक्शन पढ़ना है, बाकी सारे लॉ गए भाड़ में। यही देखना है बिल्कुल। तो उसमें वर्ड क्या यूज करेंगे, नॉट स्टैंडिंग। ठीक है जी। अब इसके साथ में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखो इतने तो रेलिवेंट नहीं है एग्जांपल, लेकिन अगर एक एक इसमें से आप पढ़ लो तो अच्छी बात है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, इसमें दो दो तीन तीन एग्जांपल दिए हुए हैं, तो एक आधा पढ़ लेना, किसी को डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। विदाउट प्रीजुडाइज व्हेन सर्टेन पर्टिकुलर प्रोविजंस फॉलो जनरल प्रोविजन, ये कब लगता है, जब एक स्पेसिफिक प्रोविजन आ जाता है और उससे पहले क्या होते हैं, जनरल प्रोविजंस होते हैं, तो हम क्या वर्ड लिख देते हैं, विदाउट प्रीजुडाइज। क्या लिख देते हैं, विदाउट प्रीजुडाइज। तो आपको जनरल वाले को हार्म नहीं करना है, किसको हार्म नहीं करना है, जनरल वाले को, दोनों को साथ में पढ़ना है आपको। And when it is stated that the particular provisions are without prejudice to those general provision, तो जो specific provision है उसके आगे लिख दिया without prejudice to general provision, मतलब तू specific होगा लेकिन तुझे फिर भी किसका ध्यान रखना है, जनरल का ध्यान रखना है। The particular provision would not restrict or circumscribe the operation and generality of the preceding general provisions. In other words, the particular provision shall operate in addition to and in not in derogation of the general provision. ये लास्ट लाइन अंडरलाइन कर लो, यही इसका मीनिंग है। जब भी विदाउट प्रीजुडाइज लिख दिया तो आपको स्पेसिफिक कंप्लाई करना है, उसके साथ में जनरल भी कंप्लाई करना है। ये नहीं पढ़ोगे कि स्पेसिफिक कंप्लाई कर दिया जनरल को भूल जाओ, क्योंकि वर्ड क्या लिखा हुआ है, विदाउट प्रीजुडाइज। तो जनरल प्रोविजन को कोई हार्म आपको नहीं करना है, आपको स्पेसिफिक भी कंप्लाई करना है और जनरल भी कंप्लाई करना है। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? अगर सब्जेक्ट टू लिख दिया तो लेटर वाला प्रिवेल करेगा, कौन प्रिवेल करेगा, लेटर वाला। नॉट स्टैंडिंग लिख दिया तो ये हो गया बड़ा, ये क्या हो गया बड़ा, इसके आगे जो भी लिखा हुआ हो गया भाड़ में। अब ये भाड़ में एक सेक्शन भी जा सकता है, एक एक्ट भी जा सकता है, कोई अदर एक्ट भी जा सकता है, या सारे लॉ जो भी टाइमिंग इन्फोर्स है वो भी जा सकते हैं। विदाउट प्रीजुडाइज लिख दिया तो जनरल के बाद में अगर स्पेसिफिक पे विदाउट प्रीजुडाइज लिखा है तो आपको स्पेसिफिक कंप्लाई करना है, साथ में जनरल भी कंप्लाई करने हैं, दोनों का ध्यान रखना है। चलो जी, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 of the Companies Act, without prejudice to the provision of subsection 2, the company shall not register with the name which contain। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट प्रीजुडाइज, तो विदाउट प्रीजुडाइज का मतलब सबसेक्शन 2 को ऊपर, सबसेक्शन 3 को सबसेक्शन 2 को देखते हुए ही आपको कंप्लाई करना है, मतलब दोनों की कंप्लायंस करनी है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। द रूल इन हेडन्स केस और मिसचीफ रूल, बस 5-7 मिनट और। ये बड़ा है, ये नहीं इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है तो। चलो इस पे आ जाओ एक बार, अगले पेज पे, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, बेनिफिशियल का मतलब फायदे के लिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किसके लिए करते हैं, फायदे के लिए। This is strictly speaking that are not a rule but a method of interpreting a provision liberally so as to give effect to the declared intention of the legislature। यहाँ पे भी बात किसकी कर रहा है, इंटेंशन की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ये कौन से एक्ट की बात करता है, जैसे हमारा एससी एक्ट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटी, ये सारे एक्ट क्यों बनाए गए हैं, बेनिफिट देने के लिए। किसको बेनिफिट देने के लिए, जिनके लिए बनाया गया है। तो जब लॉ मेकर ये एक्ट बना रहा था उसकी इंटेंशन क्या थी, बेनिफिट देने की। अब उस एक्ट के किसी भी प्रोविजन में अगर डाउट आ गया तो किसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन करोगे, कि भाई उनको बेनिफिट देना है, उनको क्या देना है, बेनिफिट देना है। इसको क्या बोलते हैं, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल वो रिजर्व होती है। अगर लॉ में डाउट आ गया, कौन से लॉ में, एससी एसटी में, तो कैसे पढ़ोगे, इंटेंशन क्या है, बेनिफिट देने की है, उसी इंटेंशन के साथ आपको काम करना है। हाँ? नहीं, इस पे हम लड़ाई नहीं करेंगे कि हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, वो छोड़ देते हैं हम कभी और के लिए। आज हम बस इतना ही पढ़ लेते हैं कि बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन क्या होता है। This is strictly speaking not a rule but a method of interpreting. Beneficial construction will be given to a statute which bring into effect provision for improving the condition of certain classes of people who are underprivileged or who have not been treated fairly in the past। तो किनके लिए बनाए जाते हैं लॉ, जो अनप्रिविलेज है या जिनको पास में ढंग से ट्रीट नहीं किया गया था, उनके बेनिफिट्स के लिए बनाए गए हैं। तो इंटरप्रिटेशन भी कैसे करोगे, उनके बेनिफिट्स के लिए ही। इन सच केसेस इट इज परमिसिबल
to give an extended meaning to words or clauses in enactment, but this can only be done when two constructions are reasonably possible and not when the words in a statute are quite unequivocal. अगर उस एक्ट के अंदर एक क्लियर वर्ड लिखा हुआ है जिसकी एक इंटरप्रिटेशन आ रही है, कौन सी इंटरप्रिटेशन करोगे? लिटरल। कौन सी करोगे? लिटरल। लेकिन अगर उस एक वर्ड की दो इंटरप्रिटेशन आ रही है तो कौन सी करोगे? बेनिफिशियल। तो कौन सी करोगे? बेनिफिशियल। ठीक है जी। अगर क्लियर है तो कहानी खत्म है ना, फिर तो करने की जरूरत ही नहीं है कुछ और, तो लिटरल करो, खत्म करो। मन तो नहीं कर रहा खत्म करने का। हाँ, आप वीडियो देख लेना, आप थोड़ी बहुत है ना, वैसे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ी सी देर और पढ़ाऊंगा। हाँ, चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब पढ़ाई देते हैं हेडन्स केस और मिस्चीफ रूल। हेडन्स केस क्यों बोला गया है? केस लॉ होगा हेडन के ऊपर, इसलिए क्या बोला गया? हेडन केस, या हम इसको क्या बोलते हैं? मिस्चीफ रूल। Where the language used in a statute is capable of more than one interpretation, the most firmly established rule for construction is the principle laid down in Haydn's case. अगर एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन आ रही है तो सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश कौन सा रूल है? हेडन्स केस या फिर मिस्चीफ रूल। अब आप कहोगे सर एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन आ रही है तो लॉजिकल करें, बेनिफिशियल करें या फिर मिस्चीफ करें? तो भाई किसके ऊपर डिपेंड करता है? कोर्ट के ऊपर। अगर वो एक्ट एससी वाला है या एसटी वाला है, बेनिफिट्स वाला है, तो बेनिफिशियल कर लेना। लेकिन अगर कोई नॉर्मल एक्ट है तो या तो लॉजिकल कर लेना या मिस्चीफ कर लेना। कौन दिखेगा? कोर्ट दिखेगा सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। ठीक है जी, इसको पढ़ोगे ना आपको सर्कमस्टांसेस समझ आएंगे। The intention of this rule is always to make such construction as shall surpass the mischief and advance the remedy. यहाँ पे ये वर्ड बार बार रिपीट होगा, क्या? Suppress the mischief and advance the remedy. mischief का मतलब कमियां, जो पिछले एक्ट में कमियां थी या जिस चीज के लिए इस एक्ट को लेके आया गया है उसको क्या कर रहा हो? सप्रेस कर रहा हो। और किसको एडवांस कर रहा हो? रेमेडी को एडवांस कर रहा हो। ठीक है जी। कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया तो क्या 1956 में कोई कमियां होंगी? नहीं होंगी, बिल्कुल कमियां होंगी। तो आपको इंटरप्रिटेशन किस हिसाब से करनी है? उन कमियों को तो आपको खत्म करना है और जो रेमेडी निकल के आई है उसको बढ़ावा देना है। ठीक है जी। तो सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी अकॉर्डिंग टू द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन। क्या ये लॉजिकल में थे ये वर्ड? सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी? नहीं थे ये। इसको कहते हैं हिडन केस। इन हिडन केस it was laid down by the barons of the exchequer that for the true and sure interpretation of all statute in general, four things are to be discerned and considered. चार चीजें आपको देखनी चाहिए as per Haydn's case. पहली, what was the law before the making of the act? इस एक्ट से बनने से पहले कौन सा लॉ था? वहां से हमें क्या पता लगेगी? कमियां पता लगेगी। क्या पता लगेगी? कमियां पता लगेगी। what was the defect, mischief, hardship caused by the earlier law? जो पिछला लॉ था उसमें क्या कमी थी, क्या डिफेक्ट था, क्या मिसचीफ था, क्या हार्डशिप थी, वो हमें पता लग जाएगी। फिर हाउ डज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सीक्स टू रिजॉल्व और क्योर द मिसचीफ? अब जो ये नया एक्ट आया है ये उस मिसचीफ को, उस डिफेक्ट को कैसे क्योर कर रहा है, ये चीज आपको जाननी पड़ेगी। और लास्ट वन, व्हाट आर द ट्रू रीजंस फॉर द रेमेडी? और ये रेमेडी लाने के ट्रू रीजंस क्या थे? ये चार चीजें आपको देखनी पड़ेगी हेडन्स केस या मिसचीफ रूल लगाने के लिए। जब ये चार चीजें आप देखोगे ना आपको इंटेंशन अपने आप क्लियर हो जाएगी। क्या चार चीजें देखनी है? पिछला लॉ क्या था, पिछले लॉ में क्या कमियां थी, जो नया लॉ लेके आया है पार्लियामेंट वो क्यों लेके आया है, और रेमेडी के पीछे क्या रीजन है। ये चार चीजें देखो आपको इंटरप्रिटेशन समझ आ जाएगी। ठीक है जी। एंड देन द कोर्ट शैल मेक सच कंस्ट्रक्शन एज विल सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी। फिर कोर्ट कौन सी इंटरप्रिटेशन करेगा? मिसचीफ को सप्रेस करेगा और रेमेडी को एडवांस करेगा। क्लियर है जी कहानी यहाँ तक? Thus, applying hidden case, court will bound to look at the state of the law at the time of passing of the enactment, and not only as it then stood, but under previous statute too. तो जब भी हिडन केस लगाता है कोर्ट पहले तो देखता है जब लॉ लेके आए थे उस टाइम क्या सर्कमस्टांसेस थे, और जो पिछला लॉ था उसको भी देखना पड़ता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में अगर इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, क्या 1956 से कनेक्टिविटी नहीं बना सकता? अगर 1956 से कनेक्टिविटी बना रहा हूँ तो उसको क्या बोलेंगे? मिसचीफ रूल। मैं देखूंगा 1956 में क्या कमियां थी जिसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया। समझ आई जी कहानी? कोई दिक्कत? चलो जी अगले पेज पे लिखा हुआ है, बट द मिसचीफ रूल कैन बी अप्लाइड ओनली इफ देयर इज एनी एम्बिग्युइटी इन द प्रेजेंट लॉ। एम्बिग्युइटी होगी तभी लगाएंगे, एम्बिग्युइटी नहीं है तो कौन सी लगा देंगे? लिटरल कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी।
लॉजिकल, अगर एम्बिग्यूटी नहीं है, क्लियर है तो लिटरल लगाएंगे। ठीक है जी, चलो एग्जाम्पल 6 पढ़ते हैं एक बारी, खतरनाक सा है ये भी। Application of this mischief rule is also well found in the construction of section 2D of the Price Competition Act 1955। एक एक्ट है जी, प्राइस कंपटीशन एक्ट 1955, उसके सेक्शन 2 क्लॉज डी के ऊपर लड़ाई हो गई थी। वहां पे कौन सा रूल लगाया गया था? मिसचीफ रूल लगाया गया था। चलो जी अब देखते हैं कैसे लगाया गया था। दिस सेक्शन डिफाइंस प्राइस कंपटीशन एज एनी कंपटीशन इन विच prizes are offered for the solution of any puzzle based upon building up of arrangement, combination or permutation of letter, words or figure। ये डेफिनेशन दे रखी थी। क्या डेफिनेशन दे रखी है? प्राइस कंपटीशन का क्या मतलब है? एक ऐसा कंपटीशन जिसमें क्या दिए जाएंगे? प्राइजेस दिए जाएंगे किसी पजल को सॉल्व करने के लिए, और वो पजल किसके ऊपर है? किसी अरेंजमेंट के ऊपर, किसी कॉम्बिनेशन के ऊपर, किसी परम्यूटेशन के ऊपर, या किसी लेटर, वर्ड्स या फिगर्स के ऊपर एक पजल है, उसके लिए आपको क्या दिए जाएंगे? प्राइजेस दिए जाएंगे। ये क्या है? प्राइस कंपटीशन की डेफिनेशन दे रखी है। अब आता है जी इशू। इशू क्या आया? द इशू वाज वेदर द एक्ट अप्लाइज टू कंपटीशन व्हिच इन्वॉल्व सब्सटेंशियल स्किल एंड नॉट इन द नेचर ऑफ गैम्बलिंग। क्या ये जो एक्ट है ये किसके ऊपर लग रहा है? उन कंपटीशन के ऊपर लग रहा है जहां पे स्किल्स इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? स्किल्स। और जहां पे गैम्बलिंग नहीं है। ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने आया कि जो प्राइस कंपटीशन एक्ट है ये उन कंपटीशन पे लगा है जहां पे क्या इन्वॉल्व है? स्किल्स इन्वॉल्व है, और वहां पे क्या नहीं है? गैम्बलिंग नहीं है। ये क्वेश्चन सामने आया कि इस प्राइस कंपटीशन, अब आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या सब्सटेंशियल स्किल वाला लेना चाहिए या गैम्बलिंग वाला लेना चाहिए? स्किल्स। डेफिनेशन दे तो दी आपको। देखो आपको क्या देखना पड़ेगा, जब एक्ट आया था उस टाइम क्या सिचुएशन थी, एक्ट के आने से पहले क्या दिक्कतें थी, क्यों ये एक्ट लाया गया है, कैसे ये क्योर कर रहा है, ये सारी चीजें देखनी नहीं देखनी मिस्चीफ रूल में। तो इसके लिए हमें बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। हिस्ट्री क्या कहती है, ये एक्ट क्यों बनाया गया था? गैम्बलिंग ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करने के लिए। किस लिए बनाया गया था? गैम्बलिंग ट्रांजेक्शन। तो जब ये गैम्बलिंग ट्रांजेक्शन को कंट्रोल कराने के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पे कौन सी ट्रांजेक्शन कवर होगी? गैम्बलिंग वाली ही कवर होंगी। कौन सी कवर होंगी? गैम्बलिंग वाली। अगर खाली स्किल्स इन्वॉल्व है, सब्सटेंशियल स्किल्स इन्वॉल्व है, तो ये एक्ट नहीं लगेगा। प्राइस कंपटीशन एक्ट किसके लिए आया था? गैम्बलिंग को कंट्रोल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रेफरिंग टू द प्रीवियस स्टेट ऑफ लॉ, to the mischief that continued under that law and to the resolution of various state under article 252, having regard to the history of legislation declared object thereof and the wording of the statute, we are of opinion that the competition which are sought to be controlled and regulated by the act are only those competition in which success does not depend upon substantial degree of skill। तो उसके ऊपर ये एक्ट नहीं लगेगा। ये किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट को देखा, प्रीवियस लॉ को देखा, और सारी चीजों को देखते हुए क्या बोला? ये एक्ट किसके ऊपर नहीं लगेगा? जहां पे सब्सटेंशियल स्किल्स इन्वॉल्व है वहां पे ये नहीं लगेगा। किस पे लगेगा? ये गैम्बलिंग वाली ट्रांजेक्शन पे लगेगा। हाँ, वो अलग से कोई एक्ट होगा। अब यार 1900 कौन सी की बात है? हाँ नहीं, अगर खाली गैम्बलिंग है तभी इसमें कवर्ड है, खाली सब्सटेंशियल स्किल्स है तो कवर नहीं है। सब्सटेंशियल प्लस गैम्बलिंग है तो कवर्ड है इसके अंदर, क्योंकि गैम्बलिंग आ गया ना नीचे। समझ आई जी क्या कहना चाह रहा है केस लॉ? क्या सबको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, बस खत्म ही कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ एक वो एडजूसम जेनरिस और पढ़ा दूं, इसके बाद ये एंड और मे मस्ट शैल ये अगली क्लास में देखेंगे। एक तो रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन और एक रूल ऑफ एडजूसम जेनरिस, ये दो पढ़ाने की सोच रहे हैं, या एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन करवा के खत्म करते हैं। We have already seen that word of a statute must be construed so as to give a sensible meaning to them if possible। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। कौन सी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है ये? रीजनेबल। लॉजिकल बोल दो या रीजनेबल बोल दो, एक ही बात है। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। क्या कौन सा मीनिंग देना चाहिए? सेंसिबल मीनिंग देना चाहिए। सेंसिबल कहां देखते थे हम? रीजनेबल में देते थे। They ought to be construed at res magis valeat cum perit। ये कौन से की बात कर रहा है? सेंसिबल की बात कर रहा है, लॉजिकल की बात कर रहा है, क्योंकि मैगिस वर्ड आ गया है। In fact, Maxwell goes to the extent of stating, notwithstanding the general rule that full effect must to be given to every word,
Yet if no sensible meaning can be given to a word or phrase, or it would defeat the real object of the enactment, it may, or rather it should be eliminated. अब कोई बता दो क्या कहना चाह रहे हैं? बाहर में जाए। अब यहाँ पे नॉट विथस्टैंडिंग की इंटरप्रिटेशन भी आ गई है और काफी हैवी वर्ड्स यूज करे गए हैं। हैवी तो नहीं है वर्ड्स, मतलब घुमा के लिखे हुए हैं थोड़े। हाँ, आप समझ भी नहीं पाए हो, मैं बता रहा हूँ। आप जिस लाइन तक अभी पहुंचे हो ना, मेन तो उसके नीचे है। पहुंच गए वहां भी? अच्छा, कौन से ऑब्जेक्ट के साथ? रियल ऑब्जेक्ट था। हाँ हाँ हाँ, उसके यूज करने से। हाँ, उस वर्ड को क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। सही कह रहे हो जी, आप सबने मिलकर सही इंटरप्रिटेशन कर दी है। क्या कह रहे हैं? पहले तो जनरल रूल गया बाहर में। जनरल रूल क्या था? हर वर्ड को इंटरप्रिटेशन करनी है, या तो लिटरल करो, या लॉजिकल करो, या कोई भी करो। अब भाई इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं पा रही है, उसका कोई भी सेंसिबल मीनिंग नहीं बन रहा है। अगर मैं उसके इंटरप्रिटेशन करने जाता हूँ तो ऑब्जेक्ट डिफीट हो जाता है। क्या डिफीट हो जाता है? ऑब्जेक्ट। भाई उस वर्ड को क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। या तो मे एलिमिनेट कर दो, या शुड एलिमिनेट कर दो। अगर लगे कि एलिमिनेट करने की जरूरत है तो कर भी सकते हो, या कहीं कहीं पे तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि करना ही पड़ेगा, तो आप क्या पढ़ लेना? शुड बी एलिमिनेट। हम इतने बड़े नहीं हुए हैं कि अभी इसका एग्जाम्पल ढूंढ ले। तो आप बताओ कौन सा एग्जाम्पल बता रहे हो? हाँ, मैंने बोला हम इतने बड़े नहीं हुए। मैं भी इतना नहीं हूँ कि मैं एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन किसी लॉ में से किसी वर्ड को डिलीट करना, ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ, एलिमिनेट कर दे मतलब छोड़ देना, इसको इंटरप्रेट ही नहीं करना, ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ, देखो चेंज तो कोड भी नहीं कर सकता, मॉडिफाई तो कोड भी नहीं कर सकता। हाँ हाँ, बिल्कुल यही चीजें इसके अंदर आती है। एंड की जगह और पढ़ लो, शेल की जगह मे पढ़ लो, मे की जगह शेल पढ़ लो। लेकिन ये बहुत हाई लेवल इंटरप्रिटेशन है। ये तो आपको मिल जाएगा शेल में वाला, तो मैं दिखा भी दूंगा आपको एग्जांपल। हाँ, देखे ना। तो और अभी इसको नहीं पढ़ेंगे एंड और शेल और मे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एडज्यूजम जनरल्स, चलो ये अभी क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, जो परसों को पेपर हुआ है। परसों ही हुआ था ना? हाँ, कल परसों तरसों हुआ था। रूल ऑफ एडज्यूजम जनरल्स। लंबा का है, छोटा था तो ये आधे पेज का है। The term adjustum generis means of the same kind or species। इसका मतलब क्या है? सेम काइंड और स्पेसीज। ये जो जेनरिस है, जीन वर्ड्स होते हैं। जीन क्या होता है? इनहेरेंट होते हैं, पेरेंट से हमारे पास, हमारे से नीचे, तो इसको क्या बोल देते हैं? सेम स्पेसीज। जेनरिस का मतलब क्या है? सेम स्पेसीज। कुछ वर्ड्स हैं जो क्या है? सेम स्पेसीज के हैं, तो उसके लिए वर्ड क्या है? एडज्यूजम जेनरिस। उन सेम स्पीसीज के वर्ड के बाद अगर कोई जनरल वर्ड आ जाता है, कौन सा वर्ड आ जाता है? जनरल वर्ड। तो उस जनरल वर्ड को कैसे पढ़ोगे? उन पीछे वाले वर्ड्स के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। किसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा? पीछे वाले वर्ड्स के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। समझ आएगा नहीं? यही है एडज्यूजम जेनरिस। अगर सेम सेंस वाले वर्ड चल रहे हैं, सेम स्पीसीज वाले वर्ड चल रहे हैं, उनके बाद में कोई जनरल वर्ड आ जाता है, तो जनरल वर्ड को कैसे पढ़ो? उन पिछले वर्ड के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए। कोई एग्जांपल किसी को याद आ रहा हो इसमें, फाउंडेशन लेवल पे? हाँ, एक केस लॉ था एशबरी रेलवे वाला। उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? हाँ, पहले उसमें लिखा हुआ था सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर एक जनरल वर्ड हो गया। इसके पीछे सेम स्पीसीज चल रही है जी, क्या? सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो जनरल वर्ड को कैसे पढ़ो? उनके हिसाब से ही पढ़ना, उन चीजों के कॉन्ट्रैक्ट से। तो जनरल बहुत ओपन नहीं होगा, उनके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है जी? एडज्यूजम जनरल। Where specific words pertaining to a class or category
or genus are followed by general words, the general word shall be construed as limited to the things of the same kind as those specified. तो जनरल वर्ड को कैसे पढ़ेंगे? उन वर्ड के हिसाब से उसको लिमिट कर देंगे. अब जनरल कॉन्ट्रैक्टर को ज्यादा नहीं फैलाएंगे, किसके हिसाब से लिमिट कर देंगे? मैकेनिकल इंजीनियर्स के हिसाब से उसको लिमिट कर देंगे. दिस रूल्स अप्लाइज व्हेन, अब ये अप्लाई कब कब होता है? 5 कंडीशन है. द स्टैट्यूट कंटेन एन एन्यूमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड. एन्यूमरेशन क्या होता है? लाइक अ चेन है स्पेसिफिक वर्ड्स की. द सब्जेक्ट ऑफ द एन्यूमरेशन कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास और कैटेगरी. अब वो जो चेन है ना, वो सेम क्लास के हैं सारे. अगर वो अलग अलग क्लास के होंगे तो लगेगा ही नहीं. हाँ, जैसे एप्पल मैंगो सब फ्रूट्स है तो सेम क्लास में चल रहे हैं. द क्लास और कैटेगरी इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय द एन्यूमरेशन. और वो जो चेन है ना, वो उस क्लास को वहीं खत्म नहीं कर रही है, मतलब वो उसको और एक्सटेंड कर रही है कोई जनरल वर्ड डाल के. जैसे लास्ट में क्या डाल दिया? एक्सेट्रा. तो क्या एक्सेट्रा एक जनरल वर्ड आ गया? नहीं आ गया. मैं लिख दूं एप्पल मैंगो बनाना एक्सेट्रा, तो एक्सेट्रा में क्या डालोगे? फ्रूट्स डालोगे ना. क्यों? क्योंकि अभी उस क्लास ने खत्म नहीं किया है. लेकिन अगर डेफिनेशन में लिखा हुआ है फ्रूट्स में एप्पल बनाना एंड मैंगो, क्या ये चेन यही खत्म हो गई? नहीं हो गई. इस एक्ट में फ्रूट 3 ही है. कौन? एप्पल मैंगो एंड बनाना. लेकिन एप्पल मैंगो बनाना एक्सेट्रा, तो एक्सेट्रा में क्या आएगा? ऐसे सारे फ्रूट्स आ जाएंगे. तो चेन कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए. जनरल टर्म फॉलो द एन्यूमरेशन, और उस चेन के बाद में क्या आ जाएगा? एक जनरल टर्म आ जाएगा. एंड देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ अ डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंट. और लॉ मेकर का इंटेंट भी अलग नहीं था. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लॉ मेकर का इंटेंट. तो लॉ मेकर ने जब वो जनरल वर्ड डाला, उसका इंटेंट क्या था? इस जनरल वर्ड को इन स्पेसिफिक के साथ में पढ़ लो. ये इंटेंट किसका था? लॉ मेकर का था. अब ये रूल लग जाएगा. The rule of adjustum generis is not an absolute rule of law, but only a part of a wider principle of construction, and therefore this has no application where the intention of legislature is clear. अगर इंटेंशन क्लियर है तो ये रूल लगाने की जरूरत नहीं है. इंटेंशन क्लियर नहीं है तो ये रूल लगा देना. एक्सेप्शंस देखो, अगर एडजूस्टम जनरलिस पे आता है ऊपर वाले वो एक पैराग्राफ और ये 5 पॉइंट लिखोगे तो सफिशिएंट है. ये जो बीच में एक पैराग्राफ घुसाया है इसकी जरूरत नहीं है. एक्सेप्शंस लिखनी जरूरी है. एक्सेप्शन क्या कहती है? इफ द प्रीसीडिंग टर्म इज जनरल एज वेल एज दैट व्हिच फॉलो दिस रूल कैन नॉट बी अप्लाइड. अगर जनरल से पहले भी जनरल है तो क्या एडजूस्टम जनरलिस लगेगा? नहीं लग सकता है. तो ये होगी एक्सेप्शन. वेयर द पर्टिकुलर वर्ड एग्जॉस्ट द होल जीनिस. अगर वो पर्टिकुलर वर्ड ने उस जीनिस को एग्जॉस्ट कर दिया है, खत्म हो गया जी, अब आगे कुछ है ही नहीं, तो भी ये नहीं लगेगा. वेयर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इन्यूमरेटेड आर एसेंशियली डाइवर्स इन कैरेक्टर. अब वो जो स्पेसिफिक वर्ड है ना, पहले लिखा हुआ है कैरेट, फिर लिखा हुआ है एप्पल, उसके बाद लिखा है मैंगो, उसके बाद लिखा हुआ है पोटैटो. ठीक है जी. उसके बाद लिखा हुआ है एक्सेट्रा. एक्सेट्रा में क्या डालोगे? कुछ भी नहीं डाल सकते. इतना डाइवर्स कैरेक्टर हो गया. वेजिटेबल्स भी आ गए हैं, फ्रूट्स भी आ गए हैं. एक्सेट्रा में कुछ भी नहीं डाल सकता. एडजूस्टम जनरलिस नहीं लग सकता. वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन. लास्ट में क्या कह दिया? एक्सप्रेस इंटेंशन. अगर इंटेंशन ही क्या है कि जनरल को स्पेसिफिक के साथ में नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है जी. ठीक है जी. दिस रूल हैज टू बी अप्लाइड जुडिशियली. दिस रूल में बी अंडरस्टूड एज एन अटेम्प्ट टू सेटल अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ स्पेसिफिक एंड जनरल वर्ड. तो जब भी स्पेसिफिक और जनरल बीच की लड़ाई हो तो इसको रूल को लगाया जा सकता है. अब आ गया जी एग्जांपल. रूल ऑफ एडजूस्टम जनरलिस खत्म हो गया. क्या कहता है रूल ऑफ एडजूस्टम जनरलिस? अगर सेम स्पीसीज के वर्ड है, कौन से वर्ड है? सेम स्पीसीज के वर्ड है, उसके बाद में जनरल वर्ड आ जाता है, क्या हो गया जी? ये लिखा हुआ है फिफ्थ ग्राउंड, ये एग्जाम्पल. ठीक है जी. चलो जी. तो क्या कह रहा था मैं? एडजूस्टम जनरलिस क्या है? कुछ स्पेसिफिक वर्ड है, उनके बाद में जनरल वर्ड आ रहा है, तो उस जनरल को किसके हिसाब से पढ़ना है? स्पेसिफिक के हिसाब से पढ़ना है. इसके लिए 5 कंडीशन थी. पहली कंडीशन क्या थी? एक एन्यूमरेशन होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? एन्यूमरेशन मतलब चेन होनी चाहिए. वो चेन किसकी होनी चाहिए? एक स्पेसिफिक क्लास की होनी चाहिए. उसके बाद में तीसरी कंडीशन, चेन एग्जॉस्ट नहीं होनी चाहिए, चेन खत्म नहीं होनी चाहिए. उसके बाद में एन्यूमरेशन क्या आगे क्या है? उसके स्पेसिफिक के बाद में क्या आनी चाहिए? जनरल टर्म आनी चाहिए और लेजिस्लेचर का इंटेंट भी देखना. इसकी एक्सेप्शन क्या है? अगर चेन में डाइवर्स कैरेक्टर आ गया, अलग अलग कैरेक्टरशिप आ गई, ये नहीं लगेगा. चेन में अगर लास्ट में कोई जनरल वर्ड ही नहीं है, चेन एग्जॉस्ट हो गई है, तो भी ये नहीं लगेगा. अगर इंटेंशन अलग है तो भी ये नहीं लगेगा. ये और था क्या था? वो बोल दिया मैंने इंटेंशन. अगर पहले वाला टर्म भी जनरल है, पहले वाला टर्म भी क्या है? जनरल है, तो भी ये नहीं लगेगा.
लगेगा। जनरल से पहले भी जनरल है तो भी ये नहीं लगेगा। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है, द फिफ्थ ग्राउंड contained in section 271E of the Companies Act shall not be read adjustum generis the earlier five, although it is a general phrase following specific phrases। अब ये 271E पता होना चाहिए क्या है, ये बात करता है ग्राउंड्स ऑफ बाइंडिंग। इसकी बात करता है ग्राउंड्स ऑफ बाइंडिंग। चलो एक बार एग्जांपल को देख ही लेते हैं। मैं आपको ग्राउंड्स बताता हूँ, आप बताना क्या रूल ऑफ एडज्यूसम जनरस लगाना है या नहीं लगाना है। क्या देखो, मेरे को तो याद है लेकिन आपको नहीं पता, इसलिए मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। हाँ, सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज एक्ट, लास्ट में जो ई में लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है जस्ट एन, अभी मैंने खोला नहीं है, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। ई में क्या लिखा हुआ है, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, 71 ऑफ कंपनीज। आपको तो मैं बाकी बता भी दूं। हाँ चलो जी, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट वाइंडिंग अप के लिए पहला पॉइंट दिया हुआ है, तो एक एग्जांपल तो पता लग जाएगा कि एडज्यूसम जनरस कहाँ नहीं लग रहा है। चलो जी, 271 ए बी सी डी एंड ई। ए कहता है कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, खुद वॉलेंटरीली वाइंडिंग अप के लिए जा सकती है। ए क्या कहता है, कंपनी अपनी मर्जी से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे और कहाँ चली जाए, वाइंडिंग अप में चली जाए। दूसरा क्या कहता है, कंपनी ने इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम किया है। किसके अगेंस्ट में काम किया है, इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, इंडिया की सोवरेनिटी के अगेंस्ट में काम किया है। तीसरा क्या कहता है, रजिस्ट्रार ने एप्लीकेशन फाइल करी है क्या, कि ये ना फ्रॉड करते हैं, इनको क्या करो, बंद करो। चौथा क्या कहता है, कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करे हैं, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे हैं पिछले 2 सालों के लिए, पिछले 5 सालों के लिए। एनुअल रिटर्न मतलब AUC4, एनुअल रिटर्न मतलब MGT7, पिछले 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स में फाइल नहीं हुए हैं। और ई कहता है ट्रिब्यूनल को कोई भी इक्विटेबल ग्राउंड लगे। क्या यहाँ रूल ऑफ एडज्यूसम जनरस लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता है, क्योंकि सारे डाइवर्स कैरेक्टर के, ए बी सी डी चारों में कोई ना कोई अलग कैरेक्टर आ रहा है। पहला क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन। दूसरा क्या था, इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। तीसरा क्या था, रजिस्ट्रार ने एप्लीकेशन फाइल करी कि फ्रॉड करा है। चौथा क्या था, फाइनेंशियल्स फाइल नहीं करे हैं। तो चारों अलग अलग हैं, तो पांचवा इंटरप्रेट नहीं हो सकता है। तो यहाँ रूल ऑफ एडज्यूसम जनरस नहीं लगेगा। ठीक है जी कहानी। पार्टनरशिप बंद, उसमें भी लास्ट में ऐसे ही होगा, ओपन एंडेड, बिल्कुल। ठीक है जी, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं।